मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की। और क्लास 9th में अपना जो चैप्टर था साइंस का, वो चल रहा था चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम था परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। और लास्ट क्लास में अपन ने सीखा कि रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग क्या कहता है और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के क्या क्या निष्कर्ष निकले, क्या क्या प्रेक्षण हुए और क्या क्या उसके अंदर कमियां रही। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रदरफोर्ड जो उन्होंने स्वर्ण पत्र प्रयोग किया, इन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी कराई थी। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया था। और उससे क्या क्या प्रेक्षण हुए थे वो भी हमने पढ़ लिए थे। और रदरफोर्ड की ऐसी क्या क्या कमियां रह गई थी जिसके कारण उनका प्रयोग थोड़ा सफल नहीं हो पाया। इन्होंने जो रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग किया, ये ठीक उसी तरीके से अविश्वसनीय था जैसा कि मान लो आप एक कागज के टुकड़े पर 14 इंच के तोप के गोले को यदि आप एक कागज के टुकड़े पर या कागज के टुकड़े पर आप मारोगे तो वो वापस पलटकर अपनी ओर आ जाता है। ठीक उसी तरीके से ये जो प्रयोग था वो अविश्वसनीय था। अब अपन आज बात करेंगे बोर का परमाणु मॉडल। बोर जो है एक साइंटिस्ट है जिनका पूरा नाम है नील्स बोर। नील्स बोर ने एक परमाणु मॉडल दिया कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार रदरफोर्ड की कई कमियों को बताया जा सका। और रदरफोर्ड के जब उसकी कमियों के ऊपर आवाज उठी तो इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसकी इन्होंने क्या क्या किया तो आइए चलिए देखते हैं। इन्होंने पहला पॉइंट ये दिया, हाँ, और मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बताऊंगा आपको कि कई बार क्या होता है, तो आप ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखाता हूँ वो उस कॉपी के अंदर उतार करके ले जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना कैसे है, काम कैसे करना है कि जो कॉपी है, कॉपी के अंदर आपको जो मैं चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको प्रश्न उत्तर लिखवाता हूँ। वो प्रश्न उत्तर आपको उसको बुक में से ढूंढ करके करने हैं। वो प्रश्न तो मैं लिखा दूंगा लेकिन उनके उत्तर आपको ढूंढ के करने हैं। ये जो मैं लिखवाता हूँ बोर्ड पर, ये समझाने के लिए है, ये वीडियो समझाने के लिए है। और आप जब भी क्लास स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपको बुक लेकर के बैठना चाहिए। ठीक है, तो ये काम आपको कॉपी में नहीं करना है। आप कौन सा काम करना है, जो मैं प्रश्न उत्तर दूंगा वो काम करना है। और इसके बुक के पीछे वाले कौन से प्रश्न तो करने हैं और कौन से प्रश्न आपको नहीं करने हैं, ये मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बोर का परमाणु मॉडल। इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित दिशाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविध कक्षा कहते हैं। ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित दिशा में ही चक्कर लगाते हैं जिससे विविध कक्षा कहते हैं। सेकंड पॉइंट इन्होंने दिया कि जब इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं, विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का
पॉइंट लिखे। इन्होंने पहले पॉइंट के अंदर ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी निश्चित दिशा में ही चक्कर लगाते हैं, जिसे विविक्त कक्षा कहते हैं। कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक निश्चित दिशा जो उनको दे रखी है उसी में ये चक्कर लगाते हैं, और जो निश्चित दिशा है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, विविक्त कक्षा कहते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया कि जब इलेक्ट्रॉन विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगा रहे तो उनकी ऊर्जा का विकिरण का मतलब है कि उनकी ऊर्जा में कमी नहीं आती है। ये किसने समझाया, बोर का परमाणुक मॉडल ने। इन्होंने ये 2 पॉइंट दिए, और एक और पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये दोनों पॉइंट तो आपको शायद समझ में आ गए होंगे कि किसी भी निश्चित दिशा में चक्कर लगाएगा तो उस कक्षा को अपन क्या बोलेंगे, विविक्त कक्षा। जब इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट था, इन्होंने कहा कि कोई भी कक्षा या कोश होते हैं जिसे के एलिमेंट से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैंने माना कि ये होता है परमाणु का नाभिक, ठीक है, और ये हो गई अपने पास n। समझो, ये इसकी कौन सी कक्षा हो गई, k, ये इसकी कौन सी कक्षा हो गई, l, ये इसकी कौन सी कक्षा हो गई, m, और ये वाली हो गई अपने पास n। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि k, l, m, n को 1 या 2, 3, 4 फॉर्म के द्वारा भी हम दिखा सकते हैं। जो k को हम 1 लिख सकते हैं, l को हम 2 लिख सकते हैं, m को हम 3 लिख सकते हैं, और n को हम 4 लिख सकते हैं। ये होता है नाभिक, ये पूरा परमाणु है, और परमाणु का जो केंद्र होता है उसके बीच में क्या होता है, नाभिक। परमाणु की पहली कक्षा जो होती उसको अपन k बराबर 1 बोल सकते हैं, दूसरी कक्षा को अपन l बराबर 2 बोल सकते हैं, और तीसरी कक्षा को m बराबर 3 कह सकते हैं, और लास्ट में है कि चौथी कक्षा जो है इसको n बराबर 4 के द्वारा भी अपन लिख सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जो कक्षाएं होती हैं या कोश होते हैं, उन कोशों को अपन k, l, m, n या फिर 1, 2, 3, 4 संख्याओं के द्वारा भी अपन दर्शा सकते हैं। ठीक है। इन्होंने ये चीज बताई। रदरफोर्ड की जो कुछ गलतियां हुई उनको इन्होंने प्रेक्षित किया, तो इन्होंने केवल ये 2 पॉइंट दिए और इसके बारे में इन्होंने बताया। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रॉन की, कि न्यूट्रॉन एक जो चीज थी अब तक जहां तक अपन ने पढ़ा वहां तक केवल प्रोटॉन की खोज हुई थी और इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। आप सभी ने भी यही देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का कौन सा आवेश होता है, माइनस का, और जो प्रोटॉन होते हैं उनके ऊपर कौन सा आवेश होता है, प्लस का। ठीक है। आपने ये भी पढ़ा था कि प्रोटॉन जो होगा वो कहाँ पाया जाता है, नाभिक के केंद्र में, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, परमाणु की कक्षाएं होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो समान रूप से चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना, अब जो है अभी तक तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, लेकिन अब जो है बोर के परमाणुक मॉडल के बाद में न्यूट्रॉन की भी खोज हुई। तो न्यूट्रॉन क्या है और किस तरीके से उसका काम है वो आपको देखना है। सबसे पहले है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है, तत्व है। जिस प्रकार प्रोटॉन होते हैं ठीक उसी प्रकार न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। जेम्स चैडविक ने सन 1932 में इसकी खोज की। और किसने की थी इसकी खोज, जेम्स चैडविक ने। कब की थी, 1932 में। जेम्स चैडविक ने जब इसकी खोज की तो इन्होंने बताया कि जो इस पर आवेश होता है, आवेश का मान हमेशा इस पर क्या रहता है, 0 रहता है, लेकिन जो इसका द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है। ये चीज इन्होंने बताई। और न्यूट्रॉन को जो है n से, स्मॉल n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किसको, न्यूट्रॉन को। ठीक है। और जो है इन्होंने कहा कि परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग द्वारा प्रकट किया जाता है। ध्यान से समझना, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने।
कब की थी? सन 1932 में। इन्होंने कहा कि इसके ऊपर आवेश का मान तो कितना होता है? शून्य, या फिर हम कह सकते हैं आवेश क्या होते हैं इसके ऊपर? उदासीन होते हैं। यदि हम द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर। और यदि जो स्मॉल n जो है, स्मॉल n, इस स्मॉल n को ही क्या बोला जाता है? न्यूट्रॉन कहा जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि नाभिक होता है, नाभिक के अंदर कौन उपस्थित होता था पहले? प्रोटॉन। और जो परमाणु की कक्षाएं होती थी उसके अंदर कौन चक्कर लगाते थे? इलेक्ट्रॉन। लेकिन इन्होंने ये कहा जो नाभिक है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही कण उपस्थित होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नाभिक का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होता है, जिसमें प्रोटॉन पर तो कौन सा आवेश रहता है? प्लस का, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये कैसा होता है? उदासीन होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन होता है। यदि हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमेशा कितना होता है? बराबर होता है। आपने ये भी पढ़ा था, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि कोई भी परमाणु है, परमाणु के अंदर धनावेश और ऋणावेश, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो न्यूट्रॉन के बारे में यदि क्वेश्चन आ जाए कि न्यूट्रॉन क्या होता है और इसकी खोज किसने की थी, तो आपको ये पूरा मैटर देखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई। अब अपन बात करते हैं आगे कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से वितरित होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर वृत्ताकार कक्ष में गति करते हैं? जो परमाणु की जो कक्षाएं होती है उसके अंदर ये गति करते हैं। ठीक है, पहला ये कहते हैं, पहला इन्होंने नियम दिया कि इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोई भी कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, इससे 2n² सूत्र के द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। जहां n जो है, ये वाला n जो है ये कक्षा की संख्या को बताता है, कक्षा की संख्या को बताएगा। वापस ध्यान से सुनना कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। तो अपन ने ये कहा कि कोई भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया गया 2n², जहां पर n क्या होता है? कक्षा की संख्या। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं बात करूं कि पहले कक्ष की मैं बात कर रहा हूं, पहले कक्ष की मैं बात करूं, पहले कक्ष की, पहला कक्ष कौन सा होता है? K, और K पहला कक्ष है तो इसमें इसका पहली कक्षा को क्या बोलते हैं? A। तो अपने पास सूत्र क्या है? 2 गुणा n² का, मतलब n की जगह पर क्या रखा? 1, तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर हम लिखेंगे 2 गुणा 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 2। अतः हम कह सकते हैं कि जो अपने पास पहली कक्षा थी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। यदि हम दूसरी कक्षा की बात करें, दूसरी कक्षा की यदि अपन बात करें, दूसरे कक्ष को अपन क्या बोलते हैं? L, दूसरी कक्षा या L। दूसरी कक्षा की बात करें तो L का मान कितना होता है? यहाँ पर 2। दूसरी कक्षा की बात हो रही है, सूत्र क्या है मेरे पास? 2n², तो 2 से ऐसे कैसे रहेगा? n का मान कितना है? ये वाला, तो यहाँ पर रखा 2 और इसका हो गया क्या? स्क्वायर, सूत्र के अनुसार रखा मैंने। तो 2 तो अपने पास ऐसे कैसे रहेगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 2 को अपन कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन ने कहा कि 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने होते हैं? 4, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना होगा? 8। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो दूसरी कक्षा
2 था और जो इलेक्ट्रॉन थे वो कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर उपस्थित होते हैं। अब हम कहें तीसरे की बात करें, तीसरे कक्ष की बात करें, तीसरे कक्ष या फिर अपन कह सकते हैं एन की। तो एन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, तीसरी कक्षा की बात हो रही है तो तीसरे नंबर पे आएगा। और अपन देखते हैं सूत्र क्या होता है अपने पास इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन सा सूत्र होता है, 2n²। तो 2 तो एज इट इज रहेगा, n², n का मान कितना है यहाँ पर 3, मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 ऐसे कैसे रहेगा, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3 को कितनी बार लिखेंगे अपन, 2 बार। तो यहाँ लिखा मैंने 3 को 2 बार। 3 को 3 से गुणा किया, 3 किया कितने होते हैं 9, और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी कितने होते हैं 18। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो तीसरी कक्षा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 18। यदि हम चौथी की बात करें, चौथी कक्षा की बात करें, चौथी कक्षा की यदि अपन बात करें तो चौथी कक्षा जो है n होगी, n होगी और n का मान कितना होता है 4। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सूत्र क्या होता है 2n²। तो यहाँ पर लिखा मैंने 2n² का n का मान कितना है 4, तो अपन यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर। ठीक है, 2 ऐसे कैसे रहेगा अपने पास, 4 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया कि 4 को अपन कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 4 × 16 और 16 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 32। तो अतः हम कह सकते हैं कि पहली जो कक्षा है हमारे पास उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, और दूसरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, और तीसरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 18, और चौथी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 32। और आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसका सूत्र क्या होता है 2n²। आप जब इनके मान देखोगे कि एलिमेंट को आप देख लो कि 2 है, फिर 8 हो रहा है, फिर 18 हो रहा है, फिर 32 हो रहा है, तो इसका मतलब लगभग 2 गुना ही अपन कह सकते हैं, 2 गुना या 2.5 गुना अपन कह सकते हैं कि इसके मान लगातार क्या हो रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। पहले मान 2 आया, फिर 8 आया, फिर बढ़ा, फिर 18 हो गया, फिर 32 हो गए। तो जैसे जैसे हम कक्षाएं बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती जाएगी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, जो सबसे बाह्यतम कोश होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया किसी भी परमाणु के दिए गए कोश से इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं ले सकता जब तक कि उसकी पहली भीतरी कक्षा जो है कोई भी है, कोई भी कोश है, जैसे मान लो ये कोश है, L कोश है, M कोश है, N कोश है, यदि K के अंदर पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं भरे तो L के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है। तब तक नहीं जाएगा जब तक इसके अंदर पूरे के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते। M के अंदर इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं जाएगा जब तक कि L के अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाते हैं। ठीक है, तो ये आज अपना कंप्लीट हो गया और आज के लिए इतना ही काफी है। और आज अपन ने पढ़ा कि संयोजकता के बारे में, आज अपन ने पढ़ा कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन के बारे में आज अपन ने पढ़ा, और नील्स बोर के परमाणविक मॉडल के बारे में भी अपन ने पढ़ा है। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि जो अपने पास जो ये चैप्टर आपने किया था, ये जो है मैंने लिखा है बोर्ड के ऊपर, आपको नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, जो मैं नोट्स क्वेश्चन लिखाऊंगा उनको बुक की सहायता से ढूंढ करके आपको लिखना है। ठीक है, आज की क्लास अपनी यही खत्म हुई। थैंक यू फॉर एवरीवन, सी यू अगेन नेक्स्ट डे।